हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम समझेंगे डेविडसन के हिसाब से निमोनिया और प्लूरल एफ्यूजन दोनों टॉपिक को। दोनों ज़्यादा बड़े नहीं है, एक ही वीडियो में आराम से हो जाएंगे। देखिए, निमोनिया आपको पता है, निमोनिया का की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो लंग्स के एयर सैक्स यानी एल्वोलाई के इन्फेक्शन है, जिसमें एल्वोलाई में पस, फ्लूइड और इन्फ्लेमेशन से फिल हो जाता है। ठीक है। बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि देखिए, लंग्स हमारे जो होते हैं वो एक स्पॉन्ज की तरह होते हैं। निमोनिया में ये स्पॉन्ज पानी और गंदे फ्लूइड से भर जाता है, तो हवा इजीली पास नहीं होती। टाइप्स इसके क्या क्या होते हैं: कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया और एटिपिकल निमोनिया। तो ये कम्युनिटी एक्वायर्ड जो कि आसपास से हो रहा है। हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद हुआ। वीएपी वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया बहुत कॉमन होता है, क्योंकि जो पेशेंट वेंटिलेटर पर जाते हैं उनमें इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसको कैसे डॉक्टर बचाते हैं वो नीचे हम समझेंगे। फिर एक समझ लेते हैं एटिपिकल निमोनिया। एटिपिकल जैसे कि अजीब सा ए। ठीक है, ये क्यों होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो जनरली निमोनिया नहीं कॉज करते, जब उनसे जो निमोनिया होता है उसको हम एटिपिकल निमोनिया कहते हैं। ये माइकोप्लाज्मा और क्लैमिडिया की तरह होता है। थोड़े इसके सिम्टम्स माइल्डर होते हैं, हेडेक, सोर थ्रोट, रैश, इतने पर ही ये रहता है। इतना फैलता नहीं है जैसे कि हमारा नॉर्मल निमोनिया होता है। कॉजेस क्या होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, पूरी स्पीशीज के नाम ही इसी पे रखा हुआ है, और यही सबसे कॉमन कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया देता है। फिर स्टेप ऑरियस होता है। ये अगर किसी को इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन हुआ है तो उसके बाद उसके कॉम्प्लिकेशन में निमोनिया होने के उसको चांस रहते हैं। क्लिप्सिएला एल्कोहलिक्स में मिलता है, एल्कोहलिक्स में ही ये निमोनिया कॉज करता है। और माइकोप्लाज्म वॉकिंग निमोनिया ये बहुत कॉमन है, क्योंकि इसमें सिम्टम्स माइल्डर होते हैं तो कई बार पता भी नहीं चलता है। सिडोमोनास आईसीयू में या हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में एक और कंट्रीब्यूट करता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी? देखिए, जर्म्स लंग में एंटर करेगा। उस जर्म के लंग में एंटर होने से जो वहां का इम्यून सिस्टम है वो हाइपर रिएक्टिव हो जाएगा। वो कहेगा कुछ भी करो। और हाइपर रिएक्शन में आपको पता क्या है, बॉडी में फ्लूइड और पस निकलेगा, वहां से एक्सेस मात्रा में निकलेगा। वो सारा एक्सेस मात्रा में पस निकल के एल्वोलाई में भर जाएगा, जिसकी वजह से जो फ्री स्पेस थी जिसमें ऑक्सीजन सारा एक्सचेंज हो रहा था वो कम हो जाता है। तो पेशेंट को फीवर, कफ और ब्रेथलेसनेस इसमें होती है। ठीक है। एनालॉजी में सिंपल है कि रूम में अगर मतलब एक पर्टिकुलर जगह में आपने स्मोक और पानी भर दिया तो वहां पे फ्रेश एयर कहाँ से आ पाएगी। क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेगा? हाई फीवर। प्रोडक्टिव कफ क्या होता है? ऐसा कफ जिसमें म्यूकस खांसी के साथ बाहर आने की कोशिश करता है। प्रोडक्टिव मतलब प्रोड्यूस, तो बॉडी के अंदर जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं वो बाहर आने की कोशिश करेंगे, उसको हम प्रोडक्टिव कफ में कहते हैं। चेस्ट पेन मिलेगा प्लूरिटिक। प्लूरिटिक का मतलब ये होता है कि हमारी जो दो लेयर्स होती है प्लूरा की, उसके बीच में अगर फ्रिक्शन आ जाएगा तो ऐसे में पेशेंट जब भी जोर से सांस लेगा, हंसेगा, मूवमेंट करेगा तो इनहेलेशन के टाइम उसको दर्द होगा, उसको हम प्लूरिटिक चेस्ट पेन कहते हैं। ब्रेथलेसनेस, क्योंकि ऑक्सीजन कम आ पाएगी। अच्छा, अगर स्ट्रेप्ट न्यूमोनिया का जो स्पूटम होता है वो रस्ट कलर्ड होता है, यानी डार्क रस्ट, लाइट ऑरेंज टाइप का कलर निकलता है इसमें। और क्लिप्सिला में करंट जेली स्पूटम मिलता है। साइंस क्या है हमारे? क्रेपिटेशंस मिलेगा। क्रेपिटेशंस, ब्रोंकाइल ब्रीदिंग मिलेगी। अच्छा, एक बार क्रेपिटेशन समझ लेते हैं। ये एक तरह की एबनॉर्मल डिसकंटिन्यूअस नॉन म्यूजिकल साउंड्स होती हैं, और जनरली ये इनहेलेशन के टाइम पे दिखती हैं। ठीक है। ब्रोंकियल ब्रीदिंग, डल परकशन। डल परकशन क्या होता है कि अगर आप टैप करेंगे लंग एरिया में तो एक हाई शॉर्ट हाई पिच साउंड निकलेगी थर्ड जैसी, जिसको हम डल परकशन कहते हैं। तो क्रिप्टेशन से डल परकशन में से एक चीज जरूर मिलती है। इन्वेस्टिगेशन एज यूजुअल चेस्ट एक्सरे हमारा वो होता है। इसमें लोबार कॉन्सोलिडेशन मिलेगा। जो लोबार रीजन होता है लंग्स का, वो आपस में ऑलमोस्ट मतलब उसमें डिफरेंशिएशन ज्यादा नहीं मिलेगा। सीबीसी करेंगे तो डब्ल्यूबीसी इंक्रीज आएंगे, वाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि बॉडी में इन्फेक्शन है तो बॉडी उसके लिए अपने आप को ओवर रिएक्ट कर रहा है, इम्यूनिटी। स्पूटम का हम कल्चर करा लेंगे। सीआरपी प्रोकैल्सिटोनिन भी होता है, और पल्स ऑक्सीमेट्री से इजीली पता चल जाता है ऑक्सीजन लेवल। ट्रीटमेंट क्या है? कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में एमोक्सिसिलिन और एजिथ्रोमाइसिन। हालांकि एमिथ्रोमाइसिन का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया और वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया में पिप्राजिलिन, टैजोबैक्टम और मेरोपेलम चलता है। ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जब भी आपने पता नहीं आईसीयू विजिट किया है या नहीं किया है, तो अगर वेंटिलेटर का आप पेशेंट देखेंगे तो उसको कोई भी प्रॉब्लम हो,
वहाँ मेरोपेनम ज़रूर चल रहा होगा, सुबह-शाम मेरोपेनम जितने दिन वो एडमिट रहेगा, वो मेरोपेनम उसका बंद ही नहीं होगा। कई केसेज़ में डॉक्टर 4.5 ग्राम पिपरसिलिन टैज़ोवेक्टम चलाते हैं और कई अगर बहुत ही सीवियर है तो दोनों चलाएँगे। वो इसीलिए मतलब मैं इसलिए कन्फ्यूज़ होता था कि यार हर किसी को मेरोपेनम चला रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो वो आप उसको तब रिलेट कर पाते हो कि उनकी एक प्रॉब्लम बॉडी में सेकेंडरी इन्फेक्शंस को रोकना भी है। क्योंकि वेंटिलेटर का पेशेंट तो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड है, तो इसलिए मेरोपेनम वहाँ पे यूज़ होता है। सपोर्टिव में आपको ऑक्सीजन, फ्लूइड्स और पैरासिटामॉल देने होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? प्लूरल फ्यूजन, लंग एब्सेस, रेस्पिरेटरी फेलियर और सेप्सिस। ये सारे टर्म्स पड़े हुए हैं। प्लूरल फ्यूजन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। समरी टेबल में एक बार देखते हैं। निमोनिया का कॉज क्या होता है? स्ट्रेप निमोने। स्पूटम इसमें रस्ट कलर्ड स्पूटम मिलेगा। एक्सरे में हमको लोअर कंसोलिडेशन मिलेगा और ट्रीटमेंट इसका एमोक्सिसिलिन एजिथ्रो है। कॉम्प्लिकेशंस प्लूरल फ्यूजन है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं हम, प्लूरल फ्यूजन। प्लूरल फ्यूजन की डेफिनेशन क्या है? लंग्स के बाहर प्लूरल स्पेस में फ्लूइड जमा होने पाना। आपने देखा होगा जब आप फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी का डायग्राम बनाते हैं तो पहले आप लंग्स बनाते हैं, लंग्स के ऊपर एक लेमिनेशन टाइप कवरिंग देते हैं कि जो पूरा प्लूरा उसको कवर करता है। तो अगर वहां से पानी निकल के बाहर आ जाएगा तो उसको हम प्लूरल फ्यूजन कहते हैं। ठीक है। टाइप्स क्या होते हैं इसके? ट्रांसुडेटिव और एक्सुडेटिव। ट्रांसुडेटिव का मतलब ये होता है, एक थोड़ा कंसेप्चुअल पॉइंट है कि एक जनरलाइज प्रॉब्लम है पूरी बॉडी में। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, एक जनरलाइज प्रॉब्लम है, एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से जो वाटर बैलेंस है वो बिगड़ गया है। ठीक है। और ये जनरली CHF, क्रोनिक हार्ट फेलियर, नेफ्रोटिक सिरोसिस, इन केसेस में मिलता है। एक्सोटेटिव का मतलब हो गया है कि डैमेज तो हुआ है ब्लड वेसल के, लेकिन वो एक लोकल एरिया में हुआ है और जिसकी वजह से प्रोटीन की वजह से इसकी वजह से प्रोटीन और इन्फ्लेमेटरी सेल्स लीक आउट हो गए, जैसे निमोनिया के केस में, टीबी के केस में, कैंसर के केस में। ठीक है। सिम्टम्स इसके भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। सडन ब्रेथलेस मिलेगी, चेस्ट में हैवीनेस मिलेगी, ड्राई कफ मिलेगा। साइंस क्या है? स्टोनी डल परकेशन, जैसे हमने देखा था ना, यहाँ पे वो साउंड और ज्यादा आती है क्योंकि अंदर फ्लूइड है। अच्छा, डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स और चेस्ट का एक्सपेंशन बहुत रिड्यूस हो जाता है क्योंकि प्लूरल स्पेस में पानी भरा हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन की जो फोर्सेज हैं वो काम ही नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टिगेशन, चेस्ट एक्सरे में हमको मेनिस्कस साइन मिलेगा। मेनिस्कस साइन क्या होता है? जब हम लंग्स का स्ट्रक्चर देखते हैं तो दो जो हमारी रिब्स की साइड है, यानी हाथ के हमारे नीचे जो बाहर का हिस्सा होता है प्लूरा का, वहां पे एक अपवर्ड स्लोप की कॉनकेव शेप आ जाती है, यानी कि एक ट्रायंगल टाइप का उसमें बन जाएगा। वो जब एक्सरे होगा उसमें वो हिस्सा क्लियर ही नहीं होगा, वो ऐसा लगेगा वहां पे कुछ भरा हुआ है। ठीक है। अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं चेस्ट का, प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस कि ट्रांसुडेट वर्सेस एक्सुडेट का रेशियो क्या है जो होना चाहिए। ट्रीटमेंट, अगर ट्रांसुडेटिव है तो मेन इसमें जब जिस प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, जो सिस्टमेटिक कॉज की वजह से हो रहा है, उसको ट्रीट करना है। जैसे CHF है तो डायरेटिक्स देने हैं और सिरोसिस है तो एल्बुमिन देना है। एक्सुडेटिव है तो एंटीबायोटिक्स देने हैं, ड्रेनेज कराना है। ड्रेनेज इंटरकोस्टल ट्यूब से आराम से हो जाता है, जनरली टीबी के केस में ही होता है ये प्रॉब्लम। और अगर उसकी टीबी की मेडिकेशन नहीं चल रही है तो एंटी टीबी मेडिकेशन देनी है। तो समरी टेबल हम देख लेते हैं प्लूरल एफ्यूजन की। कॉमन कॉज इसका CHF ही होता है। बेस्ट टेस्ट इसका प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस होता है। की साइन स्टोनी डल परकशन। ठीक है। हमारा निमोनिया में केवल हमें डल परकशन मिल रहा था, यहाँ पे हमें स्टोनी डल परकशन मिलना है। ट्रीटमेंट डायरेटिक्स है। तो कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे कि डल परकशन और स्टोनी डल परकशन में, देखिए स्टोनी में क्योंकि जो फ्लूइड का रेशियो है वो बहुत ज़्यादा होता है उसमें, इस वजह से आवाज़ बिल्कुल ऐसी आएगी जैसे आप दीवार पे या किसी स्टोन वॉल पे कुछ टैप कर रहे हैं, और टैपिंग साउंड नहीं आएगी, होगी तो वो भी शॉर्ट और हाई पिच, लेकिन बिल्कुल जैसे आप दीवार में मारते हैं वो साउंड आती है। तो इतना ही है। ठीक है, दोनों टॉपिक हमारे खत्म हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।